Hello everyone, welcome to Knowledge Adda. Today we discuss about high risk of newborn. What are the complications? What are the disease? What are the disorders associated with the newborns? Okay, so as we see the definition, any neonate regardless of birth size, ठीक है, वेट और जेस्टेशनल एज, कोई भी न्यूनेट, ठीक है, हो सकता है उसका वेट कम हो, ठीक है, तो भी वो डिसऑर्डर में आ सकता है, उसके वेट में चेंजेस हो, साइज़ में चेंजेस हो, उसका जेस्टेशनल एज जो है उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, हु हैज़ अ ग्रेटर देन एवरेज चांस ऑफ मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी स्पेशली विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ. अगर 28 दिन के जो लाइफ टाइम, मतलब 28 दिन तक हम जो हमारा बेबी होता है उसको न्यूनेट बोलते हैं, ठीक है, उसके बीच में अगर उसकी जान को खतरा है कि हाँ उससे उसकी डेथ हो सकती है या उसकी सिचुएशन ऐसी है, तो उसको हम हाई रिस्क इमरजेंसी में लेके चलते हैं, ठीक है. मतलब बेबी को कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है. तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया? एनी न्यूनेट रिगार्डलेस ऑफ बर्थ वेट साइज और जेस्टेशनल एज हु हैज़ अ ग्रेटर देन एवरेज चांस ऑफ मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी स्पेशली विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ. अब इसके क्लासिफिकेशंस क्या है? अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है, साइज, वेट एंड जेस्टेशनल एज. तो पहला हम क्या डिस्कस करेंगे? साइज़. साइज से क्या क्या है? लो बर्थ वेट. लो बर्थ वेट मतलब अगर 2.5 kg से कम का बेबी हो रहा है तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा. सेकेंडली वेरी लो बर्थ वेट, ठीक है, जो मिनिमम एक हम लेके चल रहे हैं उससे भी ज़्यादा लो वेट होता है, ठीक है. देन एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर बेबी होगा, ठीक है, एंड ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा. तो इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हम जो बेबी होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर डेट, मतलब जो उसका जेस्टेशनल एज है, मतलब जो मंथ है उसका, जो डेट चल रही है उससे वो छोटा है, मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है. देन इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में क्या होता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, फीटस की, वो प्रॉपर नहीं होती है. मतलब उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, जो लंग्स के बल्ब हैं वो ना प्रॉपर डेवलप हो, हार्ट बल्ब ना, या फीट ना डेवलप हो रहा हो. फिर सिमेट्रिक IUGR एंड एसिमेट्रिक IUGR, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज. जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बेबी को होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा छोटा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा होना चाहिए. दोनों में ही इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, मतलब उसकी हेल्थ की इशू आ जाती है. अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज अगर हम देख रहे हैं तो प्री टर्म, मतलब जो हमारा 9 मंथ का एक साइकिल है उससे पहले ही प्री, ठीक है, 24 वीक्स कंप्लीट होने के बाद कभी भी डिलीवरी हो जा रही तो वो प्री टर्म हो गया. फुल टर्म पूरा 9 मंथ की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई. लेट प्री टर्म हो गया. पोस्ट टर्म, पोस्ट मेच्योर, मतलब 9 मंथ कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी तक डायलिटेशंस वगैरह इन्फेसमेंट वगैरह, मतलब पेशेंट को पेन नहीं शुरू हुआ है. ओके. अकॉर्डिंग टू मोर्टैलिटी, लाइव बर्थ, फीटल डेथ. लाइव बर्थ, ठीक है, हो गया. फीटल डेथ हो गई, न्यूनेटल डेथ, पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड HIV मोर्टेलिटी हो गई हमारी. असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न. अब हाई रिस्क न्यूबॉर्न है तो हम उसका असेसमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, हमें नॉर्मल न्यूबॉर्न से ज़्यादा उसकी केयर करनी है, ठीक है, ज़्यादा हमें उसको प्रिकॉशंस के साथ लेना है, ठीक है, उसकी जो केयर करनी है हमें प्रिकॉशंस के साथ करनी ताकि वो और ज़्यादा उसको इन्फेक्शन प्रोन ना हो जाए. ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट है. तो इसमें हम पहले अफगार स्कोर देखते हैं, ठीक है. अफगार स्कोर में हम क्या देखेंगे? ईच टाइम स्कोर 0 to 2 आना चाहिए, ठीक है. कितना आना, कम से कम कितना आना चाहिए? 0 to 2. तो अफगार स्कोर के अंदर हम क्या देखेंगे? हार्ट रेट देखेंगे, रेस्पिरेशन एफर्ट, मतलब कितनी
मेहनत करनी पड़ रही है, नॉर्मली सांस ले रहा है या उसको डिफ़िकल्टी हो रही है, कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है बच्चे को सांस लेने में। मसल टोन कैसा है, बहुत ज़्यादा पीला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा या रेड नहीं है, बहुत ज़्यादा पीला ना हो, ठीक है, कोई पैचेस ना हो, तो वो सारी चीज़ें। फिर रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, ठीक है, फिर कलर चेक करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या आ रहा है हमारा, ब्लड फ्लो फ्रॉम अम्बिलिकल वेसल्स एंड प्लेसेंटल स्टॉप एंड बर्थ, ठीक है। जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड फ्लो हो रहा था वो अब प्लेसेंटा के बर्थ के बाद बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने अब कॉर्ड को क्लैंप कर दिया है। फिर अब इसके साथ किसका किसका क्लोजर हो जाता है, क्या क्या चीज़ें बंद हो जा रही हैं, डक्टस आर्टियोरोसिस, ठीक है, जो हमारी डक्टस आर्टियोस है वो क्लोज हो जाएगी, फोरम एंड ओवल क्लोज हो जाएगा, डक्टस वेनोसस भी जो है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में अम्बिलिकल वेसल से जो हमारे सर्कुलेशन चल रही थी, अब वो किससे शुरू हो गई है, पल्मोनरी, मतलब अब हार्ट वगैरह पल्मोनरी फंक्शन से जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो किससे स्टार्ट कर दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन से। फिर ट्रांजिटरी मर्बर हैंड एंड फीट, एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस देखना है कहीं पे कुछ कटा वटा ना हो, या साइनोसिस का मतलब होता है कहीं ब्लूइश हो रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो सारी चीज़ें देखनी है। हार्ट रेट देखना है, 120 to 140 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, असेसमेंट के अंदर ही हमारे आता है, ओके। देन टेम्परेचर चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट लॉस ना हो रहा हो, ठीक है, बच्चे को हमें प्रॉपर रैप करके रखना है, टेम्परेचर वहाँ का नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। फिर एवापोरेशन चेक करना है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, चिलिंग, ओके, ये हमारा चार्ट है किसमें क्या क्या चीज़ें हैं। रेस्पिरेटरी एफर्ट में हम क्या देखेंगे, लंग्स कितनी मैच्योरेशन हो चुकी है, तो लंग फंक्शन आफ्टर 26 वीक जेस्टेशन, और इसका जो सर्फेक्टेंट है वो पूरी तरह से ओके कब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 35th वीक्स ऑफ जेस्टेशन में, 26वें हफ्ते से लंग्स फंक्शन करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर हमें असेसमेंट में चेक करना, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होनी चाहिए, एक वेन होना चाहिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखेंगे, एवरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, 48 सेंटीमीटर टू 53 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देन 19 इंचेस टू 21 इंचेस, अगर हम सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 48 सेंटीमीटर से लेके 53 सेंटीमीटर तक। एंड एवरेज लेंथ हम कितनी देख रहे हैं, 19 इंचेस टू 21 इंचेस, ओके। वेट कितना होना चाहिए, 3400 ग्राम्स, ठीक है, 7 lbs। यूजली 5 to 10% वेट लॉस फर्स्ट फ्यू डेज, रीगेन 10 to 14 डेज। बच्चा जो होता है वो 10 से 14 दिन के बाद, जो शुरुआत के दिन होते हैं उसमें उसका वेट लॉस होने लगता है, एंड वो दोबारा से फिर से अपना वेट कैसे लूज, 10 से 14 दिन के बाद वो दोबारा से अपना वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है, ओके। देन मोल्डिंग देखनी है, एलोंगेटेड देखना है कि जो हेड है वो मोल्डेड ना हो पूरी तरह से, या कैपेट सक्सीडेनम ना हो, एडिमा कोई तो प्रेजेंट नहीं है, ताकि हमें पता चल सके हाइड्रोसेफेलस है कि नहीं है, या कहीं कोई और कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ है कि नहीं है, तो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से देख सकते हैं। फ्रंटल्स जो होते हैं वो प्रॉपर ओपन है क्या नहीं है, उसमें कोई इंजरी तो नहीं हुई है, ठीक है। फिर मेज़रमेंट करेंगे, तो फिर मेज़रमेंट में हमारा 33 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस होता है, हेड इक्वल 2 to 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन चेस्ट सर्कल। फिर जो हेड है वो 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा होता है, ठीक है। फिर फ्रंटनेस, बल्जिंग और सकल्स भी देखेंगे, फिर जनरल हमारा जो जनरल है, जनरल में हमें क्या देखना है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर में, एंथ्रोपोमेट्रिक में हमारी हाइट वेट वगैरह देखते हैं, ठीक है, शेप देखना है, साइज़ देखना है, साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, साइंस ऑफ डिस्ट्रेस मतलब कहीं उसकी सांस तो नहीं फूल रही है, उसकी बॉडी में कहीं पर ब्लूइश नहीं हो रहा है, अपरेंट डिफॉर्मिटी और पॉस्चर उसका नॉर्मल है या नहीं। स्किन देखेंगे, स्किन में हमारा मॉटलिंग आती है, एराइथमा टॉक्सिकम, साइनोसिस, बर्थ मार्क चेक करेंगे, ठीक है, मेनिंजियोमा,
हेमाटोमा, कहीं पे कुछ अलग से बल्जिंग तो नहीं है, सारी चीज़ें जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो नॉर्मल है कि नहीं है। हेड, आई, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट में, ठीक है, रेड रिफ्लेक्सेस, हैमरेज, माइक्रोथैलेमिया, कंजक्टिवाइटिस हम देखेंगे आँख में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। पेटेंट नेयर, इंटैक्ट पैलेट है। रेस्पिरेटरी में शेप एंड सिमेट्री ऑफ चेस्ट देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर चेस्ट जो है वो प्रॉपर शेप में है कि नहीं है। यूज ऑफ एसेसरी मसल्स चेक करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे। अस्कल्टेट ब्रीथ साउंड, जो ब्रीथ साउंड है उसको अस्कल्टेट करेंगे। फिर हमारा आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, ठीक है, 120 to 140, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। साउंड कैसा आ रहा है, मर्मर साउंड चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, कैपिलरी रिफिल्स चेक करेंगे। एब्डोमेन में देखेंगे कहीं पेट जो है वो फूला हुआ तो नहीं है, ठीक है, उसका जो डायमीटर वो एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है, एक्सेस तो नहीं आ रहा है। ओके, साइंस ऑफ रिगर्गिटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमिएसिस एंड स्टूल, लीवर मार्जिन, बावल साउंड वगैरह चेक करेंगे। जेनिटो यूरिनरी आएगा, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन देखेंगे, यूरिन का कलर कहीं उसमें ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है। वेट ऑफ द बॉडी चेक करेंगे। रेक्टम में टोन, एनएस चेक करेंगे, एनएस नॉर्मल है या नहीं, ऐसा तो नहीं है क्लोज हो। मेकेनियम पास हुआ है या नहीं हुआ है, इसको चेक करेंगे। न्यूरोमस्कुलर में मूवमेंट का जो जॉइंट का मूवमेंट है उसको चेक करेंगे। पोजीशन जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो चेक किया जाएगा, हाथ पैर प्रॉपर मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्सेस है, वो हमारे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको हम चेक करते रहते हैं। सकिंग रिफ्लेक्स है। फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। बॉडी साइज चेंजेस चेक करेंगे। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, आइज़ वगैरह चेक किया जाता है तभी हमें क्लियर, ताकि हमें क्लियर पता सके कि उसकी आई वो उसको ब्लाइंडनेस है या नहीं है, ठीक है। हिप अलाइनमेंट वगैरह चेक करते हैं ताकि हम कोई जो हिप डिसलोकेशन वगैरह है या कोई और मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ है तो हमें क्लियर आउट हो सके। अब अगर इन सारी चीज़ों में से कोई चीज़ है, ठीक है, कोई भी उसको हाई रिस्क है तो उसके लिए हम मैनेजमेंट क्या लेंगे। टेम्परेचर रेगुलेशन, सबसे पहले हमारे पास कोई भी पेशेंट अगर बेबी आता है तो मैं उसके सबसे पहले उसका क्या करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड मेंटेनेंस, उसको प्रॉपर फ्लूइड देना है, ठीक है। जितने परसेंटेज उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालते हैं, जितनी ड्रॉप्स पर मिनट उसको चाहिए उसके हिसाब से हमें उसके फ्लूइड को स्टार्ट करना है, ठीक है। टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी प्रोसीजर्स को करना है। जब हम उसका कैनलाइजेशन करेंगे तभी हम उसके ब्लड का सैंपल ले लेंगे, ताकि हम अगर हमें उसको ब्लड का कोई प्रॉब्लम है, हमें ब्लड की ज़रूरत है तो हम पहले ही ब्लड को अरेंज करके रख सकें, बाकी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो टाइम से आ जाए। फिर इंट्रावेनस लाइन्स एंड ट्यूब को हम करेंगे। आईवी की ट्यूब वगैरह रहेंगे। प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट्स को हम रेडी करेंगे एंड स्पेशल केयर देंगे, जैसे ताकि जो अगर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो हमें CPR ट्रे, इंक्यूबेशन ट्रे, वेंटिलेटर वगैरह स्टैंड बाई मोड पे उसको कंप्लीट करके रखना है। टेम्परेचर रेगुलेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड कंडक्शन है, ठीक है। 4 वेज ऑफ न्यूबॉर्न में लॉस हीट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये 4 तरीके होते जिसके थ्रू बॉडी से हीट लॉस होती है। क्या क्या है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, इवेपोरेशन है एंड कंडक्शन है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथर्मिया इज़ बेस्ड ऑन कोर टेम्परेचर, ठीक है। हाइपोथर्मिया होता है एंड हाइपरथर्मिया होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये जो हमारा होता है किस पे बेस्ड होता है, कोर टेम्परेचर पे होता है। नॉर्मल कितना है, 36.5 to 37.3, मतलब 97.9 to 99.2 फ़ारेनहाइट, इसको हम नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। स्लाइट फीवर 99 में हम स्लाइट फीवर लेते हैं, उसमें हमें कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा स्पंजिंग कर देंगे तो वो उसका जो फीवर है वो उतर जाएगा। फिर कोल्ड स्ट्रेस होता है, इसमें क्या होगा, 96.8 to 97.6 फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है। कॉज फॉर कंसर्न होता है। फिर मॉडरेट हाइपोथर्मिया होता है, वो कितना होता है, 32 से लेके 35.9, ठीक है। फिर सीवियर हाइपोथर्मिया, इसमें क्या होगा, आउटलेट ग्रेव स्किल्ड केयर अर्जेंटली नीडेड। जो हमारा मॉडरेट हाइपोथर्मिया होता है ये डेंजर होता है, वार्म इन्फेंट करना है, ठीक है।
फिर मेथड्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन क्या होगा, इमीडिएट ड्राइंग एंड वार्मिंग आफ्टर डिलीवरी। जैसे ही डिलीवरी होगी उसको हमें क्या करना है, इमीडिएट ड्राइंग करना है, उसको सुखाना है एंड उसको हमें तुरंत वार्म टॉवल में लपेट देना ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। या हमें मदर को बोलना कि केएमसी दे, केएमसी देने, केएमसी क्या है, कंगारू मदर केयर। तो केएमसी जो होता है उससे मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है और बेबी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, मदर और चाइल्ड में बॉन्ड मेंटेन होता है, ठीक है। फिर रेडिएंट वार्मर है, इंक्यूबेटर है, ठीक है। रेडिएंट वार्मर में हमें तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है ताकि बेबी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल मेंटेन रहे, ठीक है। इंक्यूबेटर पे हम बेबी को रखते हैं। बहुत ज़्यादा जो प्री मैच्योर बेबी होता है उनको हम इंक्यूबेटर पे रखते हैं, ओके। न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड मेंटेनेंस में क्या करेंगे, ड्रॉप फैक्टर। हम बेबी को कभी भी न्यूनेट को जब भी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर इज़ द नंबर ऑफ ड्रॉप in 1 milliliter used in IV fluid administration, also called drip factor. A number of different drop factors are available but the commonest are 10 drops ml blood set से हम देंगे उसको, ठीक है। 10 drops per minute जाता है हमारा। फिर रेगुलर सेट से जाएगा हमारा तो बिल्कुल स्लो पे 15 ड्रॉप्स, ठीक है। 60 ड्रॉप्स देना है तो हम ब्यूरेट यूज़ करेंगे या माइक्रो ड्रॉप। अगर बहुत स्लो देना है तो हम ब्लड सेट यूज़ करेंगे। ब्लड सेट से क्या होता है, बहुत स्लो ट्रांसफ्यूज़न होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो बेबी को डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होंगे, वॉमिटिंग, एनजी एस्पिरेशन, एक्सेस यूरिन आउटपुट इन पॉलीयूरिया, ठीक है। रिप्लेस N2 सैलाइन प्लस 10 MQ KCl, 0.5 ml KCl ऐड करेंगे किसमें, 100 ml ऑफ फ्लूइड में। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, थर्ड स्पेस लॉसेस विथ NS। डायरियल लॉस में कितना जाएगा, 10 to 20 ml पर स्टूल विद इन N5 इन, ठीक है। D5% हम 5% एक्स्ट्रा 5% प्लस 20 MQL KCl 1 ml यूज़ करेंगे एडेड टू एवरी 100 ml ऑफ फ्लूइड। फैक्टर्स अफेक्टिंग IV फ्लो रेट। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो IV फ्लूइड्स को अफेक्ट करते हैं। कंस्ट्रिक्टिंग बैंड, अगर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, बैंड लगाया है कोई, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, उसी हाथ में हमने कैनुला लगा दिया तो प्रॉपर IV का फ्लो नहीं होगा। एडिमा एट पंचर साइट, जहाँ पे हमने कैनुला को लगाया है वहाँ पे एडिमा हो गया है। कैनुला एबिटिंग द वेन वॉल और वॉल्व, ठीक है। जो हमने जॉइंट्स पे लगा दिया है जहाँ पे हल्का सा भी हाथ मुड़ गया है तो प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स ऑफ कंट्रोल वेल्व्स, IV बैग के हाइट जो प्रॉपर अगर हाइट पे नहीं टंगा रहेगा बैग जो है उसकी वजह से होगा। कम्प्लीटली फिल्ड ड्रिप चैम्बर, जो ड्रिप का चैम्बर होता है अगर वो कम्प्लीटली भर गया है उसकी वजह से। कैथेटर पेटेंसी, कैथेटर की कितनी पेटेंसी है। फिर हमारा आता है टेस्टिंग एंड लेबोरेटरी प्रोसीजर्स में हम क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास न्यूबॉर्न है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। कंप्लीट ब्लड का काउंट CBC टेस्टिंग होती है, ठीक है। फिर ABG चेक करेंगे, ABG से ताकि हमें सोडियम पोटेशियम लेवल वगैरह प्रॉपरली क्लियर आउट हो सके। उसका शुगर चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहीं पे भी डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर ब्लड स्मेयर टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, अगर कोई लंग्स की एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है तो हम एक्सरे करवाएंगे उसका। फिर सेंट्रल लाइन होता है और इंट्रावेनस लाइन होता है। अब समटाइम्स क्या होता है, बेबी बहुत सिक होता है, वो 1-1 महीने 2-2 महीने हमारे पास एडमिट होते हैं तो अधिकतर सारी वेंस अगर रप्चर हो जाती है, ठीक है, और बेबी बहुत ज़्यादा सिक है, उसकी बहुत सारी मेडिसिन, तो हम कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। जुगुलर वेन में जाती है, उसके थ्रू हम प्रॉपर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। फिर हम क्या देखेंगे, फॉलोअप में हमें अगर जैसे अब बेबी हमारा ठीक हो गया है तो जब भी उसको डिस्चार्ज करना है तो हमें उसको प्रॉपर फीडिंग के लिए डाइटरी पैटर्न का उसकी काउंसलिंग देना है, कितनी कितनी देर पे हमें फीड देना है। अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको डाइट बताना है कि वो नॉर्मल मिल्क ले सकता है या नहीं, या उसको फार्मूला मिल्क लेना है, कौन से परसेंटेज का फार्मूला मिल्क लेना है। ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए हमें उसको एक चार्ट, उसके मदर्स फादर को हम उनको समझाएंगे कि इसका ये स्पेशल चाइल्ड है, इसकी ग्रोथ
डिले होगी या धीरे धीरे ये बच्चा सही हो जाएगा। डेवलपमेंट असेसमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल आते रहना है, इम्यूनाइजेशन के लिए आते रहना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी रुकी हुई है तो उसके लिए आपको फॉलोअप लेते रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फॉलोअप लेना है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आई इवैल्यूएशन, हियरिंग एवल्यूएशन, ठीक है। हर बच्चे का मंथली आई इवैल्यूएशन और ईयर इवैल्यूएशन होता है ताकि हमें क्लियर आउट हो सके कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको क्लियरली और टाइमली मिल सके। आपको जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए। थैंक यू सो मच।